सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर नंबर 15 एरे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन एरे, ठीक है, कैसे लिखते हैं क्या करते हैं, एक एग्जांपल भी मैंने आपको लेकर समझाया था। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, कंपाइल टाइम एरे इनिशियलाइजेशन के लिए, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक ऑपरेटर है मींस फंक्शन है, ठीक है। साइज ऑफ भाई मोड़ा बंद है, साइज ऑफ फंक्शन बोलो ऑपरेटर बोलो, ठीक है। साइज ऑफ, एक साइज ऑफ ऑपरेटर है, वो किस लिए यूज होता है कि यूज टू फाइंड आउट साइज ऑफ एरे, ठीक है, कि एरे की साइज फाइंड करने के लिए साइज ऑफ फंक्शंस यूज होता है, ठीक है। एंड प्रिंटफ स्टेटमेंट प्रिंट बोथ द साइज एंड वैल्यू ऑफ एन एरे। प्रिंटफ फंक्शंस क्या करता है, साइज एंड एरे की वैल्यू दोनों को प्रिंट करता है, ठीक है। आपको एरे की साइज फाइंड करनी है तो लिखना है साइज ऑफ एरे का नेम, ठीक है। तो आपको एरे की साइज कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है वो पता चल जाएगी। नेक्स्ट, अब सेकंड टाइप मींस सेकंड टाइप है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन के बाद रन टाइम इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, ठीक है। तो मैंने बताया था कि रन टाइम इनिशियलाइजेशन की मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, अंडरलाइन करवाई थी कि रन टाइम इनिशियलाइजेशन किसे बोलते हैं, the value of an array are given by the user at that time of execution। जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो जाएगा आपको आउटपुट मिलेगा, उसमें यूजर वैल्यू एंटर करेगा, ठीक है। हमने मैन्युअली लिया था कंपाइल टाइम के अंदर, एरे इनिशियलाइजेशन किया, एरे बनाया, सामने ही वैल्यू लिख दी। लेकिन रन टाइम में क्या होगा कि यूजर है वो अपनी वैल्यू डालेगा, ठीक है। प्रोग्रामर कंपाइल टाइम में क्या होगा, जो प्रोग्रामर है वो वैल्यू डालता है। रन टाइम के अंदर क्या होगा कि जो यूजर है, जो यूज कर रहा है वो अपनी मुताबिक वैल्यू डालेगा, ठीक है। यानी कि यूजर एट दैट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यूजर है वो वैल्यू एंटर करेगा, यूजर थ्रू वैल्यू आएगी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के अंदर। इट इज कॉल्ड रन टाइम इनिशियलाइजेशन, ठीक है। सिंटैक्स डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी रन टाइम इनिशियलाइजेशन की। सिंटैक्स क्या है अंडरलाइन कर देना बुक के अंदर। स्कैनफ, स्कैनफ फंक्शन से रन टाइम इनिशियलाइजेशन के लिए आपको पता है हम लिखते थे प्रिंटफ एंटर वैल्यू, फिर स्कैनफ लिखते थे वैल्यू एंटर करवाने के, यूजर के पास से वैल्यू लेने के लिए हम कौन सा फंक्शंस लेते हैं, इनपुट फंक्शन स्कैनफ फंक्शंस। स्कैनफ फंक्शंस के अंदर हम कंट्रोल स्ट्रिंग लिखते हैं। अगर हमारा वेरिएबल क्या है, इंटीजर है तो हम लिखते हैं %d, ठीक है। कैरेक्टर है तो %, कैरेक्टर है तो C, हाँ, स्ट्रिंग है तो s, फ्लोट है तो %f, ठीक है। यहाँ कंट्रोल स्ट्रिंग आएगी, फॉर एग्जांपल %d, कोमा। अबे हम स्कैनफ फंक्शंस के अंदर क्या यूज करते हैं वैल्यू लेने के लिए, एंड शाइन, ठीक है। फिर वेरिएबल नेम, फॉर एग्जांपल हमारा एरे के नाम है, एरे का नाम हमने लिया है x, ठीक है। तो ये हो गई सिंटैक्स ऑफ रन टाइम इनिशियलाइजेशन एरे, ठीक है। यहाँ काउंटर की वैल्यू चेंज होती रहेगी,
प्रिंटफ फंक्शंस की क्या है सिंटेक्स? कंट्रोल स्ट्रिंग मींस फॉर एग्जांपल अगर परसेंटेज डी है कोमा M% नहीं आएगा स्कैनफ के अंदर, जो भी आपका वेरिएबल नेम है वो या तो एरे जो है वो, ठीक है। हम यहाँ एरे की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमने एरे डिफाइन किया है एक्स काउंटर, ओके। तो एरे को रन टाइम करवाने के लिए स्कैनफ एंड प्रिंटफ फंक्शन, आउटपुट इनपुट के लिए स्कैनफ, आउटपुट के लिए प्रिंटफ फंक्शन, ओके। अब एक एग्जांपल बुक के अंदर दिया है रन टाइम इनिशियलाइजेशंस को समझने के लिए। प्रोग्राम टू इल्यूस्ट्रेट रन टाइम एरे इनिशियलाइजेशन एंड असेसिंग वैल्यू फ्रॉम वन डायमेंशनल एरे। प्रोग्राम will read marks of 5 subject of student and display the average marks। आपको डेफिनेशन दिया है कि आपको आउटपुट कैसा चाहिए। आपको रन टाइम इनिशियलाइजेशन, रन टाइम एरे इनिशियलाइजेशंस का यूज करके 5 स्टूडेंट्स का मार्क आपको क्या करवाना है, वन डायमेंशनल एरे के अंदर स्टोर करवाना है एंड उसकी आपको एवरेज निकालनी है हर एक स्टूडेंट की मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हैज इंक्लूड stdio.h void main, ठीक है। फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उसने एक एरे डिक्लेयर करवाया, एरे की मार्क्स है इसीलिए मैं डेटा टाइप रखा इंटीजर, फिर एरे का नाम लिखा मार्क्स। कितने स्टूडेंट्स के लिए करवाना है? 5 स्टूडेंट्स के लिए, तो एरे की साइज क्या रखी? 5। अब रन टाइम में इसलिए हमें वैल्यू नहीं असाइन करनी है। कंपाइल टाइम में हम क्या करते थे, इक्वल टू करके ब्रैकेट्स में वैल्यू असाइन कर देते थे। यहाँ हमें वैल्यू असाइन नहीं करनी है, ठीक है। फिर एक और वेरिएबल लिया और उसका भी डेटा टाइप आई मींस इंटीजर, इसलिए हमने कोमा करके आई लिखा। फिर एक वेरिएबल लिया है टोटल, एवरेज के लिए टोटल की जरूरत पड़ेगी, ओके, वो भी इंटीजर। सारे मार्क्स इंटीजर में है तो टोटल भी इंटीजर में आएगा, ओके। टोटल इक्वल टू, उसने जब हम सम का एग्जांपल करते थे तो इनिशियल सम कितना होता है? 0, तो टोटल इनिशियल टोटल क्या होगा? 0, कोमा, ओके। फिर क्या किया है, फॉर लूप का यूज किया है। और मींस कहां से इनिशियलाइजेशंस करवाया आई को? आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया। कंडीशन क्या रखी है? आई लेस देन 5, कि आई की वैल्यू जब तक 5 लेस देन 5 नहीं रहेगी तब तक आपको लूप एग्जीक्यूट करवानी है। 0 से स्टार्ट किया है इसलिए लेस देन 5 लिखा है। अगर 1 से स्टार्ट कर दी तो लेस देन और इक्वल टू 5 लिख दी। 0 1 2 3 4, तो 5 एलिमेंट्स हो गए, 5 एलिमेंट्स। अगर मैं 1 से स्टार्ट करवाती तो 1 2 3 4 तक सही रहती कंडीशन, 4 लेस देन 5, लेकिन 5 आएगा तो 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ अगर मैं इक्वल टू कर दूंगी, लेस देन और इक्वल टू, या तो 5 से छोटा या तो 5 जैसा, ठीक है। अगर यहाँ 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ लेस देन इक्वल टू पुट करो, 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो सिर्फ लेस देन पुट करो। आया समझ में? फिर इंक्रीमेंट मींस आई को प्लस प्लस करवाया। फॉर लूप के अंदर क्या लॉजिक यूज किया है कि प्रिंटफ एंटर मार्क, वो मार्क आपको यूजर थ्रू एंटर करवाना है, ठीक है। प्रिंटफ डबल कोट्स के अंदर एंटर, एरे का नाम क्या है? मार्क्स एंड परसेंटेज डी, क्योंकि परसेंटेज डी क्यों? इंटीजर है, यहाँ जो भी वैल्यू आएगी मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, इंटीजर है इसलिए परसेंटेज डी कोलन सेमीकोलन। सो यहाँ आएगा ना कोमा करके, ओके। પેલા સમજી લો પછી પાછું આઉટપુટ કરીને કે શું આઉટપુટ મળશે, કઈ રીતના લૂપ કરશે પાછું સમજાઈશ। હવે સ્કેનફ આપણે આ તો પ્રિન્ટ થયું, आपको मार्क्स एंटर करना है तो શું કરવું પડશે, કયું ફંક્શન્સ યુઝ કરવું પડશે? इनपुट के लिए scanf फंक्शन, ओके। तो scanf फंक्शंस की क्या है सिंटेक्स? यहाँ इंटीजर लिया तो परसेंट
सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट का मार्क्स 3। तो इस तरह आप 5 सब्जेक्ट का मार्क्स एंटर करवा रहे हो, फिर टोटल और फिर लास्ट में आपको एवरेज निकालनी है। तो टोटल के लिए इक्वेशन क्या आएगा, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स, ठीक है, टोटल प्लस ये इक्वेशन हो गया टोटल इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स आई। यहाँ आई की वैल्यू जे આવશે એ मुताबिक आपको मार्क्स एंटर करने पड़ेंगे। मींस यहाँ आई की वैल्यू 0 है तो यहाँ आएगा मार्क्स 0। मींस आपको फर्स्ट सब्जेक्ट का मार्क्स डालना है, फॉर एग्जांपल 50, फिर मार्क्स 1 सेकंड सब्जेक्ट का मार्क्स 75। इस तरह आपको 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करने हैं, ठीक है। इनिशियल टोटल कितना है 0, आपने 50 डाला तो टोटल की वैल्यू चेंज हो जाएगी 50 हो जाएगी। फिर दूसरे सब्जेक्ट का मार्क्स डालोगे तो 50 प्लस फॉर एग्जांपल 75, तो टोटल की वैल्यू यहाँ फिर से चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ये लूप खत्म हो गई। अब आपको जो एवरेज निकालनी है, ठीक है, वो आप लूप के बाहर निकालोगे। क्यों, यहाँ तो आपका टोटल हो गया। अगर आप लूप के अंदर लिखोगे, ठीक है, प्रिंटफ, तो क्या होगा, पूरे टोटल है, पूरे सब्जेक्ट का टोटल है, एक एक सब्जेक्ट की एवरेज निकलती जाएगी। आपको 5 सब्जेक्ट का मार्क्स एंटर कर दिया, फिर टोटल का इक्वेशन पुट किया और लास्ट में जो टोटल आया उसकी आपको एवरेज निकालनी है। अब एवरेज कैसे निकालेंगे, जो लास्ट में टोटल आ गए उसके डिवाइड बाय 5, क्योंकि हमारे पास कितने सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट। तो डायरेक्ट प्रिंटफ के अंदर, प्रिंटफ फंक्शंस के अंदर क्या लिखूंगी मैं, द एवरेज ऑफ मार्क्स, द एवरेज ऑफ मार्क्स, डायरेक्टली यहाँ मैं पुट कर देती हूँ टोटल डिवाइड बाय 5, ठीक है। उसके लिए अलग इक्वेशन नहीं लिखती हूँ, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ कोमा करके लिख दूंगी टोटल डिवाइड बाय 5, ओके। मार्क्स इज परसेंटेज डी, क्योंकि टोटल है वो इंटीजर है इसीलिए कोमा, टोटल डिवाइड बाय 5, क्योंकि मुझे एवरेज निकालनी है, ठीक है। अगर यहाँ मैं सिर्फ टोटल लिखूंगी तो टोटल प्रिंट होगा। मुझे क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, तो एवरेज के लिए टोटल डिवाइड बाय 5, जो टोटल आएगा लास्ट में उसके डिवाइड बाय 5 हो जाएगी, तो डायरेक्ट मुझे आंसर मिल जाएगा एवरेज का, ओके। और ये जो व्हाइट पेन का मेरा बाकी था ब्रैकेट सो खत्म, समझाओ। अब શું લખ્યું છે પેલા, printf enter marks, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ for लूप में आएगा i 0 लेस देन 5, कंडीशन सही है, अंदर गया, printf enter marks 0, i की वैल्यू શું હતી, सबसे पहले 0, यानी कि मार्क्स 0 की वैल्यू आपको एंटर करवानी है, ठीक है। 4 एलिमेंट 5 एलिमेंट जैसे आने कितना तुम्हारे पास है 0 1 2 3, क्योंकि 5 सब्जेक्ट आप डाल रहे हैं, 4 तक, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया है, टोटल 5 हो गए, ओके। अब मार्क्स 0 आपको वैल्यू डालनी है, फॉर एग्जांपल आपने डाला 76, ठीक है। तो यहाँ टोटल में इनिशियल टोटल 0 प्लस 76, तो न्यू टोटल क्या हो गया 76। अब फिर से यहाँ आएगा i प्लस प्लस होगा, 0 में से 1 लेस देन 5, कंडीशन सही है, फिर से यहाँ आया, तो फिर से प्रिंटफ एंटर दूसरा मार्क्स, ये i की वैल्यू 1 हो गई, आपने फॉर एग्जांपल डाला 80, ठीक है। अब 76 प्लस 80 टोटल एक्सचेंज होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा, ठीक है। आपने 5 वैल्यू एंटर
स्किप कर देगा, एग्जिस्ट हो जाएगा और प्रिंटफ में आएगा। यहाँ क्या लिखा है प्रिंटफ? द एवरेज ऑफ मार्क्स इज परसेंटेज टी, मीन्स आपको टोटल मिलेगा। द एवरेज ऑफ मार्क्स, टोटल यहाँ फॉर एग्जांपल जो भी मिला है उसे डिवाइड बाय 5, तो लास्ट में आंसर मिलेगा द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, जो भी आपने लिखवाया है वो, एंड आंसर जो रहेगा वो टोटल डिवाइड बाय 5 का जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ लास्ट में आंसर मिलेगा। बुक में देखना आउटपुट कैसे लिखा है। एंटर मार्क्स 0 इक्वल टू जो भी आपने डाला, एंटर मार्क्स 1 2 3 4, ठीक है। टोटल पाई सब्जेक्ट हो गए, फिर लास्ट में यहाँ टोटल होगा, ठीक है। और एवरेज आपको डायरेक्ट मैंने प्रिंटेड में पुट करवा दिया, समझा लो? ओके, तो कंपाइल टाइम एंड रन टाइम का डिफरेंस पता चला। कंपाइल टाइम में क्या होता था, हम डायरेक्टली यहाँ वैल्यू 5 वैल्यू डाल देते थे, फिर टोटल करवा देते। अब यहाँ क्या है, हमें वैल्यू डालनी है और टोटल भी करवाना है और एवरेज निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्या था, सिंगल डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल मींस हम एक ही वैल्यू डाल सकते थे एक एरे के अंदर, ठीक है। अब है मल्टी डायमेंशनल एरे। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी डायमेंशनल एरे। In C language, various type of array such as 2-dimensional, 3-dimensional, n-dimensional, etc. can be created. आप single dimensional, 2-dimensional, 3-dimensional, multi-dimensional, n-dimensional ऐसे आप array create कर सकते हो। The simplest form of multi-dimensional array is the 2-dimensional array. अब multi-dimensional जो array है उसका सिंपल में सिंपल टाइप है 2-dimensional array, ठीक है। 2 डायमेंशनल मींस 2 रो 2 कॉलम, इसे 2 क्रॉस 2 एरे मींस 2 डायमेंशनल एरे बोलते हैं। उसके अंदर 2 रो 2 कॉलम, टोटल एलिमेंट कितना आप एंटर करवा सकते हो 4। तो मल्टी डायमेंशनल एरे का सिंपल में सिंपल टाइप है, ओके। The 2-dimensional array have row index as well as column index. आपका सिंगल डायमेंशनल एरे था तो उसके अंदर सिर्फ एक ही फॉर एग्जांपल मार्क्स था, तो उसके अंदर एक ही इंडेक्स था, फॉर एग्जांपल आई मींस एक ही, उसके अंदर आप वैल्यू एंटर करवा सकते हो। अब 2 डायमेंशनल के अंदर क्या होगा, रो इंडेक्स भी होगा एंड कॉलम इंडेक्स भी होगा, ओके। सिंटैक्स फॉर, अब सिंटैक्स जो मल्टी मींस 2 डायमेंशनल एरे की सिंटैक्स कैसी होगी, अंडरलाइन कर देना बुक में। सबसे पहले तो डेटा टाइप कौन है, डेटा टाइप व्हाट अबाउट एरे नेम, डेटा टाइप एरे नेम। अब यहाँ पर दो
મેઇન ટોપિક શું છે અમારો? કયો ટોપિક સમજે છે સી લેંગ્વેજ નો? એરેસ કહેવાય અને આરએસ કહેવાય. પેલા તો એ બી બોલતા નથી આવડતું કે આને શું બોલાય. એરે બોલાય બેટા એને. કેટલા ટાઈપ હોય એરેના? હાઉ મેની ટાઈપ્સ ઓફ એરે? ચલ બાજુમાં. હાઉ મેની ટાઈપ્સ ઓફ એરે? કયા કયા? બસ એક જ. એક ટાઈપ સિંગલ ડાયમેન્શનલ. બીજું અહીંયા લખ્યું છે, ખબર હોય ને તો. वन डायमेंशनल में શું હોય? वन डायमेंशनल एरे किसे बोलते हैं? एक कॉल में एक लगा उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइजेशन करवाने के कितने टाइप है एरे के अंदर? एरे के अंदर वैल्यू इनिशियलाइजेशन करवाने के लिए कितने टाइप है? एक एक ज. कयो बोल? कॉम्पाइलर में एक ज. एक જ ખાવાનું તને એક જ ખબર હોય એક જ ટાઈપ હોય? ના ના હશે ને શું આવે છે? રન ટાઈમ કમ્પાઇલર અને રન ટાઈમ. કમ્પાઇલર. હા, કમ્પાઇલ અને રન ટાઈમ. બસ શું કમ્પાઇલ કરે? અસાઇન વેલ્યુ એટ ટાઈમ ઓફ ડિક્લેરેશન. कंपाइल टाइम एरे इनिशियलाइजेशन एंड रन टाइम एरे इनिशियलाइजेशन ऐसा बोलते हैं वैल्यूएशन करने के लिए इन सिंगल डायमेंशनल एरे. मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर भी दो टाइप्स ऑफ वैल्यू एंटर करवा सकते हो, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम. जैसे सिंगल डायमेंशनल के अंदर करते थे वैसे. બેસો અને થોડું ધ્યાન આપો, વાંધો નહીં આવે. કમ્પ્યુટર આવી જશે તો. બેઠા રહો ખાલી. ખાલી સાંભળ્યું હશે ને સમજાયું હશે ને બુક ને હોય તો એમસીક્યુ તમે કરી શકશો ના આ જ આન્સર આવે. હવે મેં આ સિન્ટેક્સ લખી ડેટા ટાઈપ एरे नेम रो साइज एंड कॉलम साइज. આ जनरल सिंटेक्स है. ठीक है. अब मैं रो साइज 3 डालूं और कॉलम साइज 2 डालूं तो मेरा 3 क्रॉस 2 एरे बन जाएगा. टोटल एलिमेंट 6. 3 क्रॉस 3 टोटल एलिमेंट 9. जितनी भी रो साइज और जितनी कॉलम साइज लिखनी है उसके मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको उसके इतने एलिमेंट डालने पड़ेंगे. अगर 2 क्रॉस 2 है 2 कॉलम 2 रो 4 एलिमेंट. 2 क्रॉस 3 6 एलिमेंट. फॉर एग्जांपल 4 क्रॉस 4 16 एलिमेंट. वन डायमेंशनल के अंदर ओनली एक ब्रैकेट था कि उसके अंदर आपको एक रो और एक ही कॉलम है. अब यहाँ आपको एरे नेम के बाजू में रो की साइज कितनी है और कॉलम की साइज कितनी है दोनों डालना पड़ेगा इन मल्टी डायमेंशनल एरे. ओके. હવે તમે જે રો સાइज एंड कॉलम साइज
लानी पड़ेगी। उसके लिए आपको डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऑलवेज इंटीजर वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 0। यहाँ आप कोई भी वैलिड डेटा टाइप ले सकते हो। आपको एरे के अंदर स्टूडेंट के नेम एंटर करवाना है, तो स्टूडेंट नेम इट मींस डेटा टाइप क्या हुआ, कैरेक्टर, स्ट्रिंग भी ले सकते हो। कैरेक्टर के अंदर आप सिंगल कैरेक्टर एंटर करवा सकते हो, पूरा नाम एंटर करवाना है तो स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी। तो यहाँ आप कोई भी वैलिड डेटा टाइप ले सकते हो, लेकिन रो साइज कॉलम साइज मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड ऑलवेज इंटीजर। समझाणो? In C language, the multidimensional array are row measure, means the first bracket in the declaration of array specific number of line. ये है always रो डिक्लेयर करेगा, ये ब्रैकेट्स always कॉलम डिक्लेयर करेगा। आ डाउन नहीं समझना। फर्स्ट मैंने ऐसा लिखा 2 क्रॉस मींस ऐसे, तो इट मींस 2 रो 3 कॉलम, नॉट 3 कॉलम, नॉट 2 कॉलम 3 रो। ये है रो इनिशियलाइज कर डिक्लेयर करता है और ये कॉलम डिक्लेयर करता है। ये है सिंटेक्स में भी लिखा है, फर्स्ट ब्रैकेट है ऑलवेज रो होगी, सेकंड ब्रैकेट से ऑलवेज कॉलम होगी। आ डाउन नहीं करવાનું કે આ કોલમ અને આ રો એવું નથી કરવાનું। ओके, यानी कि रो मेजर, रो पहले रहेगी बाद में कॉलम। ओके, आगे का जो एग्जांपल और इनिशियलाइजेशन कैसे करवाते हैं रन टाइम और कंपाइल टाइम के अंदर, जैसे वन डायमेंशनल के अंदर किया, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सब चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे बाद में प्रैक्टिस